अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाज़िया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन, बड़ा मसला। इन मुहाजिरीन की वापसी कब और कैसे मुमकिन होगी? 30 साल से अफगानिस्तान की जंग के असरात पाकिस्तान पर मुरतब, मगर फिर भी अफगानिस्तान हमसे नाराज है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, ईरान के इराक के शहर फलूजा पर हमले की तैयारियां, शाम के शहर राका में कार्रवाइयों में अमरीकी पेश। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी अमरीकी सदारती नामजदगी के इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की पोजीशन क्या, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? नाज़रीन, पाकिस्तान में तो सुबह पनामा और रात TORs पर चलती रह रही है और 2 माह से हम ये देख रहे हैं कि यही मामलात हो रहे हैं और शायद रमज़ान तक भी यही मामलात हमें नज़र आएंगे, मगर दुनिया में दीगर मामलात जो हैं वो उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम को इन बैरूनी मामलात पर मुरतब दिया है। पाकिस्तान बहैसियत एक हमसाया मुल्क के 30 साल से अफगान अवाम, अफगान हुकूमत की भरपूर हिमायत और मदद करता आ रहा है। सोवियत यूनियन की जंग के बाद हमने देखा कि सिर्फ अफगान अवाम ने ही वहाँ पे एक रोल अदा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने और अवाम ने कलीदी रोल अदा किया। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद को अपने यहाँ पनाह दी, बल्कि उसके यहाँ जो जंग के असरात हैं वो पाकिस्तान भी मुरतब हुए और आज तक हमें किसी न किसी सूरत में नज़र आ रहे हैं। मगर इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद, इन तमाम ताउन के बावजूद, हमदर्दी के बावजूद अफगान हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। इसी का जवाब तलाश करेंगे। आज अपने मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे साथ मौजूद है, अयाज़ अमीर। अयाज़ साहब, क्या वजह है? आपने आर्टिकल भी लिखा, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, 3 दिहाइयों से हम अफगान हुकूमत के साथ हैं, हर तरह से सपोर्ट करें, उनके मुहाजिरीन को हमने पनाह दी है, फिर भी वो हमसे नाला है। उस बहस में हम नहीं पढ़ते क्यों नाराज़ हैं, हमने गलतियां हुई हमसे, शाकी हमसे क्यों हैं, शायद हमने कुछ किया और ना किया। पर एक बात है कि तब से अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे आने लगे और 79 में तो रूसी फ़ौज आई थी दिसंबर में, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ का जो इनखला है वहाँ से वो अप्रैल 78 से 1978 से शुरू हो गया और हमने बॉर्डर खोल दिया था और कहा था कि आइए आप इस्लामी लोग हैं, हम इस्लामी अखुवत और भाईचारे के जज्बे से सरशार आपको कर रहे हैं। और जनरल ज़िया की हुकूमत ने ढोल पीट के सारी दुनिया को कहा कि देखिए ये सारा कुछ तब्दील हो गया है, जो रूसी रीच है वो जो है अफ़गानिस्तान आ गया है और अब उसका अगला पड़ाव जो है अरेबियन सी, बहिरा अरब के गर्म पानी करते करते वो आगे यहाँ पे। हमने उन पे कोई कदगन नहीं लगाई, कोई कैद नहीं लगाई, उन्हें कहा कि पूरा मुल्क आपके लिए है। आपको याद होगा उस ज़माने में जो काबुल से ट्रक आए थे, अफ़गान मुहाजिरीन लेकर आए थे, अफ़गान नंबर प्लेट से आप पूरे मुल्क में जा सकते थे। अच्छा। पाकिस्तानी नंबर प्लेट वाले को तो शायद कोई ट्रैफिक वाला चेक कर लेता था, लेकिन अफ़गान नंबर प्लेट वाले को कोई चेक नहीं था करता। हमारे मुल्क में उस वक्त से, उससे पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन का कोई रवाज, तसव्वुर या ख्याल पाकिस्तान में नहीं था। एक वो हम कहते थे कच्ची बंदूक होती है 12 बोर, एक पक्की होती है वो 303 और एक 7mm आ गई थी। ऑटोमेटिक वेपन्स का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ फ़ौज के पास G3 राइफ़ल थी और किसी के पास नहीं था। क्लाशनिकॉफ भी आ गए, हेरोइन भी आ गई, ड्रग ट्रैफिकिंग। जो हमारे यहाँ शाजिया जो ड्रग्स का प्रॉब्लम था वो होता चरस, अफीम, और 79 से पहले बाकायदा हर जगह सरकारी ठेका होता था कि जो मेडिकल लाइसेंस पे, मेडिकल इजाज़त से आदमी जो है वहाँ से शाम को जाके अपना वो कोटा ले आते थे। हेरोइन नाम की चीज़ पाकिस्तानी माशरे में कोई नहीं थी। यार साहब, ये सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा देना, वो UNHCR वाले कहते हैं कि तकरीबन 25 से 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे हैं, उनमें से कोई 1.5 मिलियन उनके पास रजिस्टर्ड हैं और बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। ये हमारी आबादी का कोई 1.5 से 2% बनता है। यानी कि 20 करोड़ में अगर 25-30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन आ गए, हमारे नेबर्स भी हैं, हमारे मज़हब भी एक ही है,
सर ये सारे इल्ज़ामात उन पे लगा देना कि क्लशनकोव का कल्चर भी वही लेके आए और ड्रग्स भी वही लेके आए, हमारा अपना भी कुछ रोल तो इसमें होगा। 79 मैं तो ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि 78 79 से पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। जब ये बॉर्डर खुला ये आने लगे, क्या पता हमारे लोग जो हैं उन्होंने फ़ायदा उठा के वो बॉर्डर खुले का, अफ़गानिस्तान में शोरश का फ़ायदा उठा के कई लोग गए हों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कट ऑफ डेट है 79 से पहले ऑटोमेटिक वेपन्स का। तो उससे पहले शायद दुनिया में भी ऑटोमेटिक वेपन्स इतना ना होते हों। ना सर, कलाशनिकोव तो रूसियों ने जब बनाई थी, वो दुनिया की कोई लिबरेशन मूवमेंट नहीं है जिसमें कलाशनिकोव इस्तेमाल ना की गई हो। सर आपके पास महाजरीन आते हैं, आपको यूनाइटेड नेशंस वाले $80 फी महाजर भी देते हैं, वो 150-200 मिलियन डॉलर आपका वो बन जाता है सालाना। 71% में देख रहा था जो महाजरीन अफ़गान पाकिस्तान में आए हैं उनके पास किसी किस्म की तालीम नहीं है, आपको सस्ती लेबर भी मिल रही है। सर प्रॉब्लम किस चीज़ तो अगर आपने यहाँ पे उनको अपने मुल्क में रखना है फिर तो है ठीक। यहाँ अगर आप एक दौरा यहाँ पे करें पाकिस्तान में, आप KPK को भूल जाएं, आप दरियाए सिंध अबूर करें मियाँ वाली के करीब, और आप जो शुमाली इज़ला हैं पंजाब के वहाँ पे आएँ, आपको इतनी बड़ी आबादी मिलेगी। और UNHCR को जाके खुद देखना चाहिए, जिसका कोई रजिस्टर नहीं है, जो किसी कागज़ में दर्ज नहीं है, जो किसी थाने में दर्ज नहीं है। ये सारे जो शहर हैं, मियाँ वाली, फतेह जंग, पिंडी घेब, अटक, चकवाल, रावलपिंडी शहर, इनमें जो अफ़गान आबादी अब फैल चुकी है। लाहौर में दाता दरबार के इर्द गिर्द आप किसी पुलिस वाले से पूछ लें, उनका कोई चेक नहीं है, कौन आए कौन गया, कौन इनके पास आ रहा है कौन नहीं। सर हमें तो अपने लोगों का पता नहीं है, हमने सेंसस कई साल पहले करवाया था, तो ये हमने फिर ठेका लिया हुआ है जी कि इतना वो करते। देखिए थोड़ा सा रेफ्यूजीज़ गए हैं वहाँ पे यूरोप में, वहाँ क्राइसिस हो गया है, रोना हो गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैक्सिकन्स को हम निकाल देंगे, मुसलमानों को आने नहीं देंगे, वहाँ पे हम दीवार बनाएंगे, वहाँ क्राइसिस है। यूरोप के लिए क्राइसिस। यूरोप जो है इस वक्त वो टर्की को रिश्वत दे रहा है कि यार ये पैसे आप ले लें और वीज़े का रिश्वत भी ले लें, और आप जो है वो जो पनागज़ीन उनको ना आने। सर ये तो टर्की का कमाल है ना, हम भी किसी से ऐसी सौदेबाजी कर लें। हमने ऐसे किया हुआ है। बात यह है कि वो 30 साल से हैं सर, अब उनके बच्चों के बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं, तो हमने फैसला क्या करना है कि उन्होंने रहना है, या तो आप उन्हें पाकिस्तानी शरीयत दे दीजिए। उन्हें जो कह रहे हैं, निसार अली खान कहते हैं कि करप्शन और नादरा साथ साथ नहीं चल सकती, वो आज उनका बयान है। भाई नादरा को फिर आप इजाज़त देते हैं कि सारे कोई अफ़गान महाजिर जो है पाकिस्तानी शहरियत की दावत इनकार नहीं करेगा। ठीक, उनके लिए ये दुबई है। काबुल के हालात से यहाँ पे देख, हमने उनको रखना है यहाँ पे या नहीं। पर मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपने कोई सोच विचार किया है कौमी सतह? सोच विचार कुछ नहीं करते, हम अपने लोगों के भी नहीं करते, तो महाजरीन के लिए तो बड़ी दूर की बात। इसी पर बात कर लेंगे कि अब अफगान मुहाजिर जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो डेडलाइन थी उसमें तौसी की गई, क्यों की गई तौसी, और उनकी वापसी अब कैसे मुमकिन होगी, इस बात पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे अफगान मुहाजिरीन के हवाले से ब्रेक से पहले। तो तकरीबन पाकिस्तान 3 दहाइयों से अफगान मुहाजिर, जिनकी तादाद अभी तक कोई लमसम ये बताई जाती है कि 25 से 30 लाख रजिस्टर्ड हैं, और 10 लाख या उससे भी ज़ायद जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सके कि वो अनरजिस्टर्ड हैं। अयाज साहब ये फरमाइएगा कि हम शाजिया एक सेकंड, रजिस्टर्ड 15 लाख हैं, 25 से 30 लाख टोटल बताए जाते हैं। जो रजिस्टर्ड है उनकी अमाउंट तो फिक्स्ड है ना, वो हमें मालूम है। तो UNHCR के पास 15 लाख रजिस्टर्ड हैं, और उनका अंदाज़ा ये है कि शायद 10 लाख इजाफी लोग ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड। ठीक है अयाज साहब, एक तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इनको पनाह दिए हुए है, इनके मुतालिक कोई नई पॉलिसी सामने नहीं आती। 31 मार्च को इनको वापस भी भेजना था, लेकिन अफगान हुकूमत ने भी कुछ अपने मसले मसाइल बताए कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है इनको वापस लें। कुछ जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है उन्होंने भी कहा, लेकिन गालियाँ जो पाकिस्तान को ही पड़ती हैं। देखिए ना, डॉक्टर साहब पहले कह रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये करें। इनकी इन्वॉल्वमेंट अब ऐसे नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन बहुत सारे जराइम में
इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है, आप किसी पुलिस वालों से आप पूछ लें कि इनकी है, वो आपको इनके जो हैं खुरे, इनके पैर आपको दिखाई देंगे। जो हम अफ़गानिस्तान के बारे में, जैसे इंडिया के बारे में हम कहते हैं कि ये रॉ के एजेंट्स बलूचिस्तान में हैं, हम अफ़गान इंटेलिजेंस सर्विस को भी इल्ज़ाम हम लगाते हैं। अब ये ऐसा एक इनके लिए सपोर्ट बेस है, जो इनके शहरों के इर्द गिर्द कैंप्स हैं, वहाँ पे कोई चला जाए और फिर आगे जाए, किसी को पता नहीं चल सकता। एक मतलब एक पनाह का, एक किस्म की नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम वो बना हुआ है। ठीक है, जैसे भी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2 या 3% हैं, ये नहीं है, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, मान लिया। पर ये प्रॉब्लम है या नहीं, इसके बारे में हमने डॉक्टर साहब कोई पॉलिसी मुरतब करनी है या नहीं, इसके बाद हाँ बेशक हम फैसला करें कि अभी अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते, अगले 5 साल तक रहेंगे। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी रजिस्टर करना चाहिए, हम उनके लिए ये सहूलत करते हैं। कुछ तो आप करें ना सर। अगर हमारे पास 15 लाख रजिस्टर्ड महाजरीन, अफ़गान महाजरीन हैं, तो ईरान के पास भी तकरीबन 10 लाख हैं रजिस्टर्ड, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इनको मैनेज किया है, उन्होंने कैंप्स में रखा हुआ है इनको। ऐसी बात है। हमारे जो हैं वो तुरखम से लेके तो आगे कराची तक सब फैल गए हैं, यहाँ पे कैंप्स में रखा हुआ उन्होंने। बहुत सारे उन्होंने शरीयत भी हासिल कर ली पाकिस्तानी। वो भी हो गया है जो हमने, अगर मुल्ला अख्तर मंसूर ने अमलन तो शरीयत हासिल कर ली थी ना। शरीयत का मतलब होता है आईडी कार्ड हो पाकिस्तानी और आपके पास पासपोर्ट हो, वो उनके पास था, अब किसी और नाम के तहत था, पर वो ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा हाल वैसे ही ख़राब है। आप इस्लामाबाद और गुलबर्ग और कराची के DHA को ना देखें, आप अंदरून ये जो शहरों में या जो डिप्रेस्ड इलाके हैं वहाँ देखें। सर हमारा हाल ख़राब इनकी वजह से तो नहीं है, इनकी पर ये एक एडिशनल बर्डन है, एडिशनल बर्डन है, क्राइम का डायमेंशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अफगानी जो हैं वो नहीं, बहुत पीसफुल लोग भी हैं। देखिए सर, अगर 20 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से 1.5-2% लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, तो इनकी अगर 15-20 लाख आबादी है, उसमें भी 2-3% क्रिमिनल। बिल्कुल ऐसे होगा। लेकिन पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी मुरतब करनी है, पॉलिसी वाली बात में मैं एग्री करता हूँ सर। महाजरीन की वापसी कैसे होगी, ये लोग कब वापस जाएंगे, इनको किस तरीके से अफगान हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत क्या सहूलतें दे सकती है कि ये वापस जाएं। सर अपना मुल्क छोड़ के एग्जाइल में तो कोई नहीं रहना चाहता, जिला वतनी में तो कोई वक्त नहीं गुजारना चाहता। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपको 4 पैसे कम भी मिल जाएं। अफगानिस्तान के लोग, शाम के लोग, इराक के लोग यूरोप की तरफ क्यों जा रहे हैं? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं। पाकिस्तान भी जो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, उनके लिए एक लैंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के हालात जो हैं काबुल से बदतर में जंग शुरू हुई तो फिर वहाँ से लोग भागे, इसी तरह अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई तो वहाँ से लोग पाकिस्तान आए। उसके बाद एक वो सिलसिला चल पड़ा। बहुत सारे ये रजिस्टर्ड लोग हैं, मैंने सुना है, वो एक होता है कि जी ये मेरा नाम है और मेरे फैमिली में 3 बीवियाँ हैं, 16 बच्चे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो आपको नहीं पता 3 बीवियाँ कौन है, 16 बच्चे कौन है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शुरू हो जाती है, वो अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ से और लोगों को ले आते हैं, वो ले आते हैं। देखिए, जो एक रियासत जैसे हमारी है, जो अपने मसाइल रेगुलेट और मॉनिटर नहीं कर सकती, हमारे पास लाहियत नहीं है, हम ट्रैफिक नहीं देख सकते, हमारा एक डिसफंक्शनल किस्म की हालत, आप किसी शहर में जाएं आपको नजर आ जाएगी। सर वो कोर कमांडर साहब पेशावर ने अब कहा है कि ऐसा कोई कानून लागू कर दें कि पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा के बगैर आप बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। बिल्कुल ठीक बात। अभी तो वो अपना नादरा का कार्ड दिखाते हैं या रेफ्यूजी कार्ड दिखाते हैं, और जैसे आपने कहा कि वो और लोगों को भी वहाँ से पाकिस्तान में मुंतकिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो है तो ऐसे है। अब देखिए ना, फौज, हम इतना कुछ कर रहे हैं, फौज ने वहाँ पे बैरियर बनाना चाहा तोरखाम में अपने हिस्से में, और अफगान ने वायलेंटली रिएक्ट किया। फौज ने अंगूर अड्डे पे चेक पोस्ट अफगानियों को दे दिया और अफगानियों ने बॉर्डर बंद कर दिया। सर एक तारीख तो है ना कि 5 करोड़ पख्तून जो हैं वो आधे हमारी तरफ हैं और उनके कजन्स आधे जो हैं वो डुरंड लाइन के दूसरी तरफ हैं। तो ये डुरंड लाइन तो पोरस रही है तारीखी तौर पे, पिछले 100 साल से तारीखी तौर पे ये पोरस रही है। ऐसे कभी नहीं हुआ। इस ये जो है इनखला की वजह से पेशावर की शक्ल बदल चुकी है। पेशावर शहर जो है डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुरअमन, बड़ा लेड बैक किस्म का शहर होता था, उसकी शक्ल, क्योंकि ओवरनाइट शाजिया रातों रात उसकी पॉपुलेशन डबल हो गई। वहाँ पे जो आप ट्राइब्समैन से पूछें, फाटा से पूछें,
उनके रिसोर्सेज पे भी ये जो हैं जो अफगान वहाँ पे आए हुए हैं ये उनके रिसोर्सेज पे भी हावी हैं। सर ये $80 मिल रहे हैं हुकूमत को और फी महाजर सालाना, वो खर्च नहीं करते हैं इनके ऊपर, पता नहीं वो अपने खजाने में रख लेते हैं। ये अफगान मुहाजिरीन का मसला तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन हम जो जैसे हमने बात की अपने इंट्रो में भी बात की थी कि जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं ये कशीदा ही होते चले जा रहे हैं, मतलब हर मामले में पाकिस्तान को इल्जाम ठहराना। एक चीज नहीं समझ आती, एक तो जो हमने तालिबानों को जो पाला पोसा है यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि ये अच्छे हैं और फलाने हैं और क्वेटा में हैं और ये है, हम इन्हें क्यों दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए नजर सानी हमें दोनों चीज़ों पे करनी चाहिए, अफगान मुहाजिरीन पे भी करनी चाहिए और तालिबान सपोर्ट पे भी करनी चाहिए। हमने ये क्यों ठेका बेड़ा उठा रखा है, अपने मसाइल शाजिया हमसे हल नहीं हो रहे, ये जो है मसाइल शुदा मुल्क बन चुका है, इतने हैं वो हमसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो हमने ये अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली हुई कि हमने अपना असर और रसूख काबुल में वहाँ पे करना है और उनके हालात ठीक करने हैं। हमें नेक तमन्नाएं उनके लिए होनी चाहिए। सरताज अजीज का बयान आप देख लेना, उन्होंने मार्च में जो दिया था कि भाई तिब्बी सहूलियात के लिए होते हैं यहाँ पे तालिबान के रहनुमा होते हैं, तो अमन मुज़ाकरात में उनसे बातचीत की जाती है। सारी उम्र 25 साल से या कम से कम 9/11 के बाद हम पे इल्ज़ाम लगता रहा कि आपके तल्लुकात हैं, आप उन्हें ये कर रहे हैं, और आखिर में एडवाइज़र साहब खुल के कह देते हैं कि जी हमारा हाँ कुछ असर थोड़ा सा है हमारे साथ। लेकिन सर वो मुल्ला मंसूर तो ईरान में जाके अपना इलाज करवा रहे थे। सर ये मुतज़ाद खबरें हैं, गया था, क्यों गया था नहीं है, ईरानियंस डिनाई भी करते हैं कि ऐसा कोई आदमी उसने उस दिन तफ्तान जो है बॉर्डर चेक पोस्ट किसी ने नहीं क्रॉस की। अफगानी पाकिस्तान आके इलाज करवा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब लंदन में। चले अब हमसाया मुल्क है, दोनों के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वो अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन और तालिबान पॉलिसी पर भी नजरसानी करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल और दीगर जो वहाँ के शहर हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की जहाँ पर गुज़िश्ता कई अरसों से जंगी सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। अयाज साहब, अब जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, हमने देखा है कि इराक, सीरिया, फिर यमन में पहले था, और अब क्या आपको लगता है कि क्या मज़ीद जो है वो तनाज़े की तरफ बढ़े मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल? थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल है, मतलब जंग है तो उसे दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, वो तो जंग जो होती है जंग होती है और वो ट्रेजेडी होती है, लेकिन जो इस्लामी स्टेट है, दाइश, आइसिल, आइसिस जो भी उसे कहते हैं, उसने जो अपना वो इलाका कर लिया था, तो हमने देखा था शाम में सीरियन फ़ौज ने, बाशर अल असद की फ़ौज ने वो जो तारीख़ी शहर था पालमीरा उसको कब्ज़े में ले लिया था। उनका जो वहाँ पे कैपिटल है रका, उसकी तरफ भी पेशकदमी हो रही है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जंग नहीं है। दिलचस्प सूरत हाल इराक़ में है, जहाँ पे जो शहर फलूजा है और जो कई लिहाज से मशहूर हुआ इराक़ जंग की वजह से, अमरीकनियों की वहाँ पे सुन्नी फोर्सेस थे, ट्राइब्स थी जिन्होंने अमरीकियों के ख़िलाफ़ हुए और अमरीकियों ने फिर हमले किए और वो तबाह कर दिए उस शहर को, उस पे भी दाइश ने हमला कर लिया था। अब तैयारी हो रही है इराक़ी हुकूमत की तरफ से फलूजा पे हमला करने की, और तकरीबन फलूजा के इर्द गिर्द इराकी फ़ौज का मुहासरा जो है वो किसी न किसी लिहाज से बन चुका है। लेकिन जो दिलचस्पी से खाली चीज़ नहीं है कि जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वो इराकी फोर्सेस नहीं हैं, ईरान की फोर्स, वो ईरानी फोर्सेस हैं। और ईरान के जो एक मशहूर कमांडर हैं जो कि जिन्होंने शाम में भी बहुत कारगुजारी की और इराक़ में भी, जनरल कासिम सुलेमानी जी, वो वहाँ पे उसको लीड कर रहे हैं। और अमेरिकन्स को धचका लगा हुआ है कि ये ईरान जो है जिसको हमने पता नहीं क्या दबाने की कोशिश की, फलाने की, ये की, वो जो है यहाँ पे लीड ले रहा है। लेकिन बात यह है कि ईरान जो है एक तो मदद उनकी कर रहा है, और अगर फलूजा पे हमला हुआ
और वहाँ पे दाइश के ज़्यादा आदमी नहीं रहे, जो फाइटर्स भी ज़्यादा नहीं है, बताते हैं 500 से 1000 हैं। तो वो फतेह जो है एक किस्म की जनरल कासिम सुलेमानी की फतह। यहाँ सब बड़ी अनोखी किस्म की खिचड़ी पकती हुई नज़र आती है। देखिए, मुश्तरका इनका दुश्मन जो है वो तो दाइश है या इस्लाम दौलत इस्लामिया है। अब दो शहर जिनका आपने जिक्र किया, एक रक्का है, एक फलूजा है। रक्का में ये हो रहा है कि वहाँ पे अमरीकी दाइश का मुकाबला कर रहे हैं अलॉन्ग विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। वहाँ पे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अमेरिका मिले हुए हैं और दाइश के ऊपर चढ़ रहे हैं। और फलूजा जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पे ईरानियन बैक्ड हैं या ईरानी खुद हैं जो हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दाइश से लड़ने के हवाले से तो अमेरिका और ईरान जो हैं वो हलीफ नज़र आते हैं। लेकिन जो इराक़ के अंदर मामला है वहाँ पे भी एक और खिचड़ी है। वहाँ पे जो इराक़ी हुकूमत है, ईरान उसके साथ है और अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है। और वहाँ पे मतलब वहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं, बाकी जगह पे इनके इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। तो एक अजीब किस्म का, कहीं आप हलीफ बन जाते हैं किसी के, किसी और जगह पे आप हरीफ बन जाते हैं किसी के, और इसका नतीजा सारे का क्या निकलेगा ये बड़ा मुश्किल है सर। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है, इस सारी जंगों की वजह से ईरान की पोजीशन जो है उस इलाके में एक ताकतवर, मतलब एक पावर, एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से उभरी है। और फलूजा की हमले की जो तैयारी भी हो रही है वो सऊदी अरब को पसंद नहीं होगी, क्योंकि उसे लीड कौन कर रहा होगा? ईरानियन फोर्सेस कर रहे होंगे। उसे कमांड कौन कर रहा होगा या गाइड कौन कर रहा होगा? कासिम सुलेमानी कर रहे होंगे। ये इनको अच्छा, रक़ा में हम जो देखें ना, मरकज़ महवर जो वो हमें नज़र आता है, वो कुर्दों की भी एक तरह से एक इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुर्दों के बैग पर रहकर अपना कोई सियासी मुफाद भी हासिल कर रहा है? नहीं, वो देखिए, कुर्दों को वो समझते हैं कि देखिए अमेरिकन जो हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बशर अल असद को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक, वो कहते हैं शाम हल हो जाए, सब कुछ हल हो जाए, लेकिन बशर अल असद जो है वो जाए। ये उस अमेरिकी सोच में जो आप कह लें कि फ्लॉ है, जो उसमें वो जो फ्लॉ है वो ये है, क्योंकि बशर अल असद को देखते हैं तो उनकी सारी जो है धुंधला जाती है। सर, रशिया भी उसको बचाने निकल आया था। नहीं, वो है, ईरान है, हिजबुल्ला है, वो बड़े क्लियर हैं। रशियंस बहुत क्लियर हैं, और वो हम बाद में बात करेंगे तीसरे सेगमेंट में। और एक अमेरिकी बड़ा क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मद्दाह है पुतिन का। जिस मतलब ये नामुमकिन सी चीज़ है कि अमेरिका में कोई पुतिन के बारे में अच्छी चीज़ करे, पर वो कर जाता है। उसने वो कर, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, बशर अल असद को वो नहीं देख सकते। लेकिन इस सारी सूरत हाल से ईरानियन पावर जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और जो अरब ममालिक उसके ख़िलाफ़ थे, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, वहाँ, और वो जो चाहते थे कि कोई और सूरत हाल शाम में बने, वो जो है कामयाबी से वो बिल्कुल हमकिनार सब तो नहीं हुए। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, वो पूरी एक आर्च बन रही है। हाँ। जो ईरान जहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर बन रहा है, डोमिनेंट प्लेयर वहाँ पे है, बिल्कुल है। और उसके जो प्रॉक्सीज हैं या जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जैसे हिजबुल्ला वगैरह है, वो बिल्कुल क्लियर है। और बशर अल असद की जो पोजीशन है 2 साल पहले से बेहतर है। ठीक है, अब देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता में अहम हालात और वाक़यात क्या रूनुमा हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमरीकी सदारती नामजदगी के इंतखाबात के हवाले से कि किसकी पोजीशन कितनी मुस्तहकम है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब हम बात करें आखिरी सेगमेंट में कि अमेरिका में जो सदारती नामजदगी है उसके इंतखाबात के लिए अब क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब, किन किन का मुकाबला सदारती की जो नामजदगी हो रही है? देखिए, नामजदगी होती है डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। इन दोनों पार्टीज़ के अपने कन्वेंशन होते हैं। इस साल जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन है वो जुलाई 18 से 21 तक चलेगा, और अमेरिका का एक शहर है क्लीवलैंड, जो उनकी स्टेट है ओहायो, उसमें है। इसमें नामजदगी होगी रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, और वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका हुआ है, क्योंकि जिस शख्स को नामजदगी के लिए डेलीगेट्स चाहिए होते हैं वो 1238 डेलीगेट्स चाहिए आपको मिनिमम नामजदगी के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप के पास
1200 शायद 2-3 ज़्यादा हो गए हैं जितने उसको दरकार होंगे। तो ये कैंडिडेट तो तकरीबन कंफर्म्ड हो गया इधर। जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है वो फिलाडेल्फिया में हो रहा है इस साल, वो जुलाई 25 से 28 तारीख तक होगा। वहाँ पे क्लिंटन को या जो भी नामजद होगा उसको 2383 वोट्स चाहिए या डेलीगेट चाहिए, और क्लिंटन के पास इस वक्त तकरीबन 2305 हैं, वो 75 या 78 डेलीगेट से शॉर्ट है। तो यहाँ पे भी ये शॉर्ट जो डेलीगेट्स हैं क्लिंटन के, ये इसको मिल जाएंगे प्रॉब्ली। अब आ गया मुकाबला कि अगर नामजदगी इन दोनों हजरात की हो जाती है, क्लिंटन साहिबा की और ट्रंप की, तो फिर इन दोनों का मुकाबला जो होगा उसमें कौन जीतेगा। अब वहाँ पे पोल्स आते हैं, हर रोज़ भी करते हैं, हफ्ते भर भी करते हैं, लेकिन मैं उसकी एक तारीख देख रहा था पोल्स की, और अगर आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो नीला रंग है वो क्लिंटन का है और जो लाल रंग है वो ट्रंप का है। तो अगर 2015 में आप देखें जुलाई में, तो उस वक्त क्लिंटन के पास कोई 53 पॉइंट्स थे और ट्रंप के पास सिर्फ 33 पॉइंट थे, यानी कि डिफरेंस इतना ज़्यादा था। जो क्लिंटन है बेतहाशा पॉइंट से जीत रही थी। अब जो रीसेंट पोल आया है, जो कल का पोल मैंने देखा है, उसमें ट्रंप मामूली तौर पे जीतने लगा है। अब आप देख रही हैं कि ट्रंप के पास 43.4 पॉइंट्स आ गए हैं और क्लिंटन के पास 43.2, बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि ट्रंप एक्चुअली अब पोल्स में जो है वो क्लिंटन से आगे जा रहा है। ठीक है। मुकाबला यहाँ पे होता है, ये जो दूसरा नक्शा नेक्स्ट वाला आपके पास पूरे अमेरिका का आएगा, इसमें अगेन जो लाल रंग है वो रिपब्लिकन्स का है, नीला जो है वो क्लिंटन का या वो डेमोक्रेट्स का है। फिर ये तो डेफिनेट स्टेट्स हैं इनकी जहाँ पे ये जीतते हैं, तारीखी तौर पे जीतते हैं। जो स्टेट्स ना लाल हैं और ना नीली हैं, वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स उनको अमेरिका में कहता है कि असल जंग जो है वो यहाँ पे होगी और यहाँ पे जो जंग जीतेगा वो फिर नया सदर बनेगा। अच्छा अयाज साहब, पहले हमने देखा था कि जिस तरह कंट्रोवर्शियल रहे हैं ट्रंप साहब, और लेकिन अब जो लास्ट सर्वे हुआ है, पब्लिक सर्वे, उसमें 54% क्लिंटन के और 41% जो है उनकी मकबूलियत की बात करें ट्रंप साहब के। इतना नेक टू नेक कैसे आ गए इतने कंट्रोवर्शियल होने के बाद भी? जो हमें 2-3 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। पिछले साल कोई लिखने वाला अमेरिका में नहीं था जो ट्रंप की कैंडिडेसी को बिल्कुल ठीक सीरियसली ले रहा था, और बड़े बड़े जो महापंडित और गुरु और लिखने वाले थे सारे के सारे कहते थे ये तो अगले साल कन्वेंशन से पहले ही बिल्कुल जैसे वो राख में जल जाता है ना जी, ये तो फेड आउट हो जाएगा। अमेरिकी जो पूरी दुनिया को सबक देते हैं और हमें जो देते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये करो और ये करो और तालिबान से ये करो, वो अमेरिकी अपनी रेस तो समझ नहीं सके। हमें वो दर्स हर मसले में देते हैं कि तालिबान के साथ भी ये करो, अशरफ गनी के साथ भी ये करो। अपना ये हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं समझ सका। रिपब्लिकन रेस में भी वो सारों से पीछे थे और करते करते वो आज जो हैं सब सामने जो हैं आगे हैं। और जो हैरानगी की बात है जो आपने जिक्र किया, अगर 6 माह पहले आप ये कहते कि एक टाइम आएगा जब पोल्स में बराबर होंगे, तो आपको या तो कोई कहता कि आपको समझ नहीं है, या आपको कोई कहता कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ। ये जो चीज़ हो गई है। और एक और चीज़ हो रही है कि क्लिंटन जो है, हिलरी क्लिंटन, अपनी कैंपेन उसकी वो जैसे आप कहते हैं ना कि चाल नहीं बन रही। जब भागते हैं ना आप, तो अब पेस आपकी नहीं बन रही होती, एथलीट भी उसकी पेस नहीं बन रही। और क्लिंटन कैंप अब वरीड है कि वो हमें ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और आप जो हैं आपका कुछ वो जो है सही रिस्पॉन्स नहीं बन रहा। और दूसरी चीज़ ये है, कोई नहीं समझता था कि बर्नी सैंडर्स जो हैं वो इतनी देर तक उनकी वो, तो वहाँ से आपके फेवरेट कैंडिडेट थे वो। मुझे याद देखिए ना, जैसे एक है कि आप भाग रहे हैं और किसी ने आपको पकड़ा हुआ है, तो हिलरी क्लिंटन का वो है। हिलरी क्लिंटन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी नेगेटिव रेटिंग के लोग उसे ऑनेस्ट नहीं समझते। देखिए, आप कैंडिडेट हो, फ्रंट रनर हो, आपके बारे में कहा जा रहा हो कि आप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार तो आप बनेंगे, लेकिन आपकी नेगेटिव रेटिंग ये हो कि लोग आपको ट्रस्ट ना करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ट्रंप को कौन सी गाली नहीं पड़ी कि झूठा है, ये है, फलाना है,
3 बीवियां की हैं, वो मिस यूनिवर्स का वो करता था सब कुछ, उस पर कोई चीज़ टिकती नहीं है। और एक और चीज़ मैं आखिरी बार कह, कोई अमरीकी सियासतदान 2 चीज़ों को डिफाई नहीं कर सकता, एक इजरायली लॉबी को और एक फॉक्स न्यूज़ को। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को किया है। और कोई अमरीकी ये नहीं कह सकता कि मैं फ़लस्तीन और इजराइल के झगड़े में तकरीबन न्यूट्रल हूँगा। आप ये कह के मतलब है उसका कि आप खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा है। दूसरी चीज़ इसने कहा है डॉक्टर साहब कि कज़ाफ़ी को मारना गलत था, सद्दाम हुसैन बहुत बुरा था लेकिन उसे मारना गलत था, इराक वॉर गलत थी। कोई ये जो है कज़ाफ़ी को मारना और लिबिया में इंटरवेंशन जो एयर स्ट्राइक्स और नेटो की थी, उसकी तो भारी जिम्मेवारी क्लिंटन पे जाती है। हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो बुलाता क्या है, मुखातब कैसे होता है हिलरी क्लिंटन को, मतलब उसने अपनी ज़बान पे ये किया हुआ है क्रुकेड हिलरी, मतलब जब बात भी करता है टीवी डिबेट्स में भी हो वो उसे क्रुकेड हिलरी। और अभी जो हालिया ईमेल्स का वो जो था, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हिलरी क्लिंटन का ईमेल इस्तेमाल करने का तरीका ठीक नहीं था। तो वो जो उसका लेबल है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, कि इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, वो उसके साथ चुमड़ा हुआ है। तो देखिए डॉक्टर साहब, सारे लोग कह रहे थे, अमरीकी कह रहे थे हमें छोड़ें कि ट्रंप तो रिपब्लिकन नहीं हो सकता। ये कोई बाइदस इम्कान नहीं है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा सर, वो अगर बन जाता है तो क्या तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि इलेक्शन की नाराबाजी, ये बहुत सारे नारे मार रहे हैं प्रेसिडेंशियल, दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है, और एक है अमेरिका की आईनी कानून, आइन की हकीकत। अब अमेरिकन कानून में, आइन में 3 उनकी ब्रांचेस हैं। एक एग्जेक्टिव ब्रांच कहलाती है जिसको प्रेसिडेंट साहब हेड करते हैं, फिर उनकी कांग्रेस है जो लेजिस्लेटिव ब्रांच कहलाती है, और जुडिशल। अब उनके कानून के मुताबिक 2 चीज़ें ये हैं कि सदर अमेरिका का जो सदर है उसके पास जो ताकत का दायरा है वो बड़ा महदूद है। उसको हम कहते तो हैं दुनिया का बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन आइनी तौर पे उसका दायरा बड़ा महदूद है, और वो आइनी तौर पे पॉलिसी नहीं बनाता। सदर अमेरिका पॉलिसी आइनी तौर पे नहीं बनाता। सर, बात ये होती है कि जब आपको रोनाल्ड रेगन जैसा प्रेसिडेंट मिलता है जो कि फिर कांग्रेस को भी डोमिनेट करता है। देखिए ना, इस वक्त कांग्रेस जो है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें ताकत जो है तवाज़न, वो रिपब्लिकन पार्टी के हक में है। रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रही थी सर, अब तो मजबूर हो गई। अब तो मजबूर हो गई है। अगर ये एक पॉलिटिकल जल्जला अमेरिकी तारीख में आता है और डोनाल्ड ट्रंप, जिसका मजाक और ये और झूठा और फ्रेबी और सब कुछ, वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो इस अर्थक्वेक की वजह से मेरा कहना यह है कि वो पॉलिसी मेकिंग अदारा नहीं है, उसकी आईनी जिम्मेवारी है कि जो कांग्रेस पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर अमल दरामद इन्होंने करवाया। जो प्रेसिडेंशियल एजेंडा होता है, जो एक पावरफुल प्रेसिडेंट है वो अपना पुश कर सकता है। चले, इसके लिए हमें थोड़े दिन और थोड़े महीने इंतजार करना पड़ेगा। यार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूक सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाज़िया खान को इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।